everyone, I'm Astha Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos। आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है क्योंकि हम टोटल 6 इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंडस्ट्रीज के बारे में जो कि होंगी बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड IT। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली इंडस्ट्री आती है बैंकिंग। एंड बैंकिंग में हम टोटल 5 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर आता है NII, जिसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। अब बैंक अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करती है ये हम सबको पता है, एंड वो होता है इंटरेस्ट। जो भी बैंक्स लोन देती है उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है, एंड इसी को हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ? जो भी लोग बैंक के पास डिपॉजिट रखते हैं उसके ऊपर बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो भी बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम उसमें से देने वाला इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने बैंक के पास डिपॉजिट किया हुआ है अपना अमाउंट एंड बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा है एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन बैंक ने जिसको लोन दिया है उस पे बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 10%, तो इन दोनों का जो भी बैलेंस होगा वो बन जाएगी बैंक की इनकम, जिसे हम कहेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम। एंड ये इनकम जितनी ज़्यादा हो उतना बैंक के लिए बेटर होता है। अब हमारा सेकेंड पैरामीटर आता है, उसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM। इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। NIM का फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय इनकम अर्निंग एसेट्स। ये भी जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स है वो स्टैंडर्ड लोन्स ही होने चाहिए, उसमें NPA कैलकुलेट नहीं होते। अब थर्ड पैरामीटर हमारे पास आता है NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम जैसे कि समझ चुके हैं कि बैंक के लोन्स ही उनके एसेट हैं, तो अगर लोन पे रीपेमेंट नहीं होती तो उसको हम बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि हमारा लोन परफॉर्म नहीं कर रहा, उस पर रीपेमेंट नहीं आएगी। अगर किसी बैंक ने एक पर्सन A को 10 करोड़ का लोन दिया है एंड अब उसको वो वापस चुका नहीं पा रहे, तो ऐसे ही हम उसको कह देते हैं NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक्स NPA डिक्लेयर कब कर देते हैं, तो उसका टाइम पीरियड होता है आफ्टर 90 डेज। अब NPA में हमारे पास 2 और पार्ट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रॉस NPA या फिर नेट NPA। ग्रॉस NPA का मतलब होता है टोटल डिफॉल्ट, यानी कि जिसके ऊपर एक भी बार पैसा नहीं आया। अब मिस्टर A का ही एग्जाम्पल लेते हैं। उनको बैंक ने लोन दिया था 10 करोड़ का, जिसमें उन्होंने 6 करोड़ तक वापस कर दिए, लेकिन अभी भी 4 करोड़ उन्होंने वापस नहीं किए। तो ये जो 4 करोड़ है ये बन जाता है एक बैंक के लिए ग्रॉस NPA। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर की, जो होता है नेट NPA। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, हर बैंक को कुछ प्रोविजन मेंटेन करके चलनी पड़ती है। प्रोविजन से हमारा मतलब होता है कुछ पैसा जो बैंक को सेट असाइड यानी कि अलग से रखना पड़ता है कि अगर कभी लोन रीपेमेंट ना हो तो बैंक्स के पास पैसे कम ना पड़ जाए। तो ये प्रोविजन जो बैंक रखती है, अगर हम ग्रॉस NPAs में से इस प्रोविजन को निकाल दें, अगर तब भी कोई अमाउंट बच जाती है तो उसे हम कहते हैं नेट NPA। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अभी भी हमारे पास ग्रॉस NPA कितना था? 4 करोड़ का। तो अगर बैंक ने 3 करोड़ तक का प्रोविजन कर रखा है, तो जब हम 4 करोड़ में से 3 करोड़ को माइनस करेंगे तो अभी भी बैंक के पास NPA होगा 1 करोड़ का, विच इज़ द नेट NPA। ग्रॉस NPA हो या फिर नेट NPA, ये जितने ज़्यादा कम हो बैंक्स के लिए उतना ही बेटर होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री का फोर्थ मेट्रिक है कार। कार का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। बैंक्स को कुछ कैपिटल सेट असाइड रखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कितने रिस्की एसेट्स इन्वॉल्व्ड हैं। हम सबको पता है कि बैंक्स के एसेट्स होते हैं उनके लोन। तो कई बार बैंक्स उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देती है जिनकी क्रेडिबिलिटी शायद अच्छी ना हो, या फिर कई बार ऐसे लोन्स भी दिए जाते हैं जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल नहीं देना पड़ता। तो ऐसे लोन्स बैंक के लिए रिस्की हो जाते हैं, एंड इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि बैंक कुछ कैपिटल को सेट असाइड रखे ताकि कल को बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए। ये RBI ने मैंडेटरी किया हुआ है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू मॉनेटरी पॉलिसी इसमें चेंजेस भी होते हैं। कार जितना ज़्यादा हो उतना ही बैंक्स के लिए बेटर होता है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग के 5th एंड लास्ट पैरामीटर की, जिसे हम कहते हैं कासा।
कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब जितने ज़्यादा लोग करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स करेंगे उतना ही बैंक्स के लिए बेटर होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज करंट अकाउंट के ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता एंड सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं। तो इन अकाउंट्स में जब डिपॉजिट आता है तो बैंक्स का एक्सपेंस इन अकाउंट्स पर बहुत कम होता है एंड इससे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी बेटर होती है। इसी से जुड़ा होता है कासा रेशो। इसका फॉर्मूला होता है करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट विच इज डिवाइडेड बाय द टोटल डिपॉजिट्स। कासा और कासा रेशो यानी कि इसमें जितने भी डिपॉजिट्स हैं ये जितने ज़्यादा हों उतना ही बैंक्स के लिए बेटर होता है। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स की स्टेटमेंट्स, उनकी प्रेजेंटेशंस एंड उनकी कॉन कॉल्स ये तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड करती हैं एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके रिस्पेक्टिव कंपनीज की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे ही हम एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके इन्वेस्टर रिलेशन या फिर इन्वेस्टर्स टैब के अंडर आपको एक और टैब मिलेगा जो कि जुड़ा हुआ होगा क्वार्टरली पीपीटी से। तो जैसे ही आप उस पीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम अप था 33% से YOY बेसिस पे एंड इसी इमेज में आपको बाकी पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि NIM, कासा, कार, GNPA, NNPA। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर बैंकिंग सेक्टर और भी बेटर हो जाएगी। एक और चीज़ का ख्याल करें, ये जितने भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अवेलेबल हों। इसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स या फिर कुछ पैरामीटर्स हमें प्रेजेंटेशंस में मिलते हैं। अब बैंकिंग के बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की इस इंडस्ट्री में हम टोटल 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पैरामीटर से जो कि है प्रीमियम। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, प्रीमियम। अब यही प्रीमियम एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनकी रेवेन्यू होता है, उनकी इनकम होती है। प्रीमियम के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस प्रीमियम एंड नेट प्रीमियम। ग्रॉस प्रीमियम का मतलब है जो भी टोटल प्रीमियम एक कस्टमर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है उसमें से टैक्सेस निकाल दें तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रीमियम। अब इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, न्यू प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम। न्यू प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने एक कस्टमर से पहली बार मिलती है। तो वहीं रिन्यूअल प्रीमियम वो अमाउंट है जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिन्यूड पॉलिसी के प्रीमियम से मिलता है। अब बात करते हैं नेट प्रीमियम के बारे में। नेट प्रीमियम का मतलब होता है वो प्रीमियम जो री इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे या फिर रिसीव करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बचता है। री इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले तो ऐसी पॉलिसी के प्रीमियम को री इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ICICI लोम्बार्ड री इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है HDFC ERGO से, तो HDFC ERGO को पे किया हुआ प्रीमियम कहा जाएगा री इंश्योरेंस प्रीमियम। चाहे ग्रॉस प्रीमियम हो या नेट प्रीमियम, ये सारे ही प्रीमियम्स की अमाउंट जितनी ज़्यादा हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतना बेटर होता है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के दूसरे पैरामीटर के बारे में जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो से हमारा मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन या फिर लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके। ऐसा इसलिए देखा जाता है ताकि अगर सब लोग ही क्लेम मांगने आ गए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उन सभी क्लेम्स को रीपे कर पाएगा। जब कोविड हुआ तब बहुत सारे क्लेम्स आए थे इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो अगर वो सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन नहीं करते तो शायद वो सबके क्लेम्स भी वापस नहीं दे पाते। इस सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन विच इज डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। सॉल्वेंसी रेशियो जितनी ज़्यादा हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतना ही बेटर होता है, लेकिन IRDAI के अकॉर्डिंगली ये सॉल्वेंसी रेशियो होनी चाहिए 1.5 या फिर मैं मार्जिन टर्म्स में बात करूं तो 150% से ऊपर की।
अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर की तरफ, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से हमारा मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस रन हो रहा हो तो उसकी कोर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एक्सपेंसेस इंकर होते हैं। अब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनका एक्सपेंस इंकर होगा कि उसके कस्टमर को ऑन बोर्ड लाने में कितना खर्चा हुआ, यानी कि हमने कितना खर्चा एजेंट्स को दिया या फिर उससे जुड़े और भी कई एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस जितने कम हो कंपनी के लिए उतना बेटर होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज़ डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के हिसाब से हमने कितना खर्चा किया, ये जितना कम उतना बेटर। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फोर्थ पैरामीटर के बारे में, जो कि है क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो से हमारा मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास इतने सारे क्लेम्स आते हैं वो कितने क्लेम्स सेटल कर पाता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कितने क्लेम्स उस इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किए डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स आए कितने। अब ये भी ज़्यादा हो तो बेटर है, बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमने एग्जाम्पल लिया है HDFC लाइफ का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रीमियम्स एक्चुअली हमें मिलते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ P&L से, एंड बाकी के पैरामीटर्स का पता हमें लगता है उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। जैसे कि हमने पहले भी बताया, सारे डेटा पॉइंट्स क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम उन्हें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। जैसा कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में देख सकते हैं दैट रिन्यूअल प्रीमियम का अमाउंट है समवेयर अराउंड 9,25,000। तो वहीं पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हमें सॉल्वेंसी रेशो का पता चलता है, जो कि मार्च 23 के लिए थी 203%। तो जैसा कि अभी हमने हमारे दो एग्जाम्पल्स, इंश्योरेंस के केस में HDFC लाइफ एंड बैंकिंग के केस में एक्सिस बैंक, इनमें हमने देखा कि इन दोनों की ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमारे बताए हुए पैरामीटर्स के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और ना ही सिर्फ इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में, बेशक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे पैरामीटर्स भी हैं। तो ये सब पैरामीटर्स को हम कहाँ पढ़ें? तो इसके लिए आप जाएं ज़ीरोधा वार्सिटी की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको सेक्टर एनालिसिस मॉड्यूल में मिलेंगी ये सारी ही इंडस्ट्रीज़, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मच मोर। एंड ये सारे पैरामीटर्स को आप इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है IT सेक्टर। IT सेक्टर में भी हम 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर है न्यू क्लाइंट्स। अब किसी भी IT कंपनी के लिए उनके क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनके क्लाइंट्स ही उनके एसेट्स होते हैं। तो हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में IT कंपनीज ये डिस्क्लोज करती हैं कि उनके टोटल न्यू क्लाइंट्स कितने हैं, या फिर उन्होंने न्यू क्लाइंट्स कितने ऐड किए। इसके अलावा वो ये भी बताती हैं कि जो भी क्लाइंट्स उनके आए हैं उनकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ $1 मिलियन। किसी भी IT कंपनी के लिए जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हो उतना बेटर है, एंड जितनी ज़्यादा वैल्यू के क्लाइंट्स हो ये और भी बेटर है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं TCV, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि IT कंपनी के पास कितनी वर्थ का बिजनेस आया है। अब IT कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, या तो उसकी पेमेंट वन टाइम होती है या फिर वो सर्विसेज रिकरिंग होती हैं, यानी कि हम उन्हें बार बार प्रोवाइड करते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स वो कॉन्ट्रैक्ट कितना वैल्यू जनरेट करके देता है, ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो IT कंपनीज के लिए उतना बेटर होता है। अब हम बात करते हैं हमारे IT सेक्टर में थर्ड पैरामीटर के बारे में, जो कि है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। अब जैसे हम सबको पता है कि जो हमारा IT बिजनेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि US एंड UK पे डिपेंडेंट है। तो जो भी हमें वहाँ से इनकम आती है दैट इज़ आइदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या फिर पाउंड्स। अब इस केस में होता क्या है, करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारे रेवेन्यू के फिगर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब अगर US डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपी, जहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस केस में हमारा रेवेन्यू शायद ज़्यादा इसलिए आएगा जस्ट बिकॉज करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ, ना कि बिकॉज कंपनी ने ज़्यादा सर्विसेज या फिर सेल्स प्रोवाइड करी।
तो ऐसे में आईटी कंपनीज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को देखती हैं, यानी कि अगर हम करेंसी फ्लक्चुएशंस को नलिफाई कर दें तो उस हिसाब से कितना रेवेन्यू की ग्रोथ हुई ये देखना ज़रूरी हो जाता है। तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होता है। अब हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के फोर्थ एंड लास्ट पैरामीटर की, जो कि है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट से हमारा मतलब होता है कि एक आईटी कंपनी में उसके एम्प्लॉयज़ किस रेट से उस कंपनी को छोड़कर जाते हैं। ये रेट जितना कम हो किसी भी आईटी कंपनी के लिए बेटर होता है, बिकॉज अगर आईटी कंपनीज न्यू हायरिंग करती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑल्सो नया एम्प्लॉय इतने बिलेबल आवर्स जनरेट नहीं करके देता, तो इसका भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए एट्रिशन रेट जितना कम आईटी कंपनीज के लिए उतना बेटर। तो अब हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के हमारे एग्जाम्पल के बारे में। तो इस केस में हमने एग्जाम्पल लिया है इन्फोसिस का। वैसे तो सारी ही कंपनीज के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लिंक में हमें ये डेटा मिल जाता है, लेकिन इन्फोसिस के केस में हमने ये डेटा उनकी फैक्ट शीट से लिया है। तो जैसे कि हम फैक्ट शीट में देख सकते हैं, टीसीवी की वैल्यूज हमें दी गई हैं। Q4 में इनकी वैल्यू थी $2.1 बिलियन। तो वहीं अगर हम FY यानी कि एनुअल ईयर की बात करें तो उसमें वो थी $9.8 बिलियन। साथ ही साथ हम इस फैक्ट शीट में ये भी देख सकते हैं कि इन्फोसिस के क्लाइंट्स कितने हैं, उन्होंने कितने क्लाइंट्स ऐड किए एंड इन सभी क्लाइंट्स की वैल्यू क्या है। तो ये थे वो 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड आईटी। अगर आपको इन 3 सेक्टर्स के किसी भी पैरामीटर में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी की 3 इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।